चलिए सावधान, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। अभी तक हमने यूटिलिटी ये चैप्टर कंप्लीट किया। हमने फर्स्ट चैप्टर लिया, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उस पर कल टेस्ट हुई, सभी ने टेस्ट दिए। कल जो ऑनलाइन में थे वो अगले बार टेस्ट देंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमने देखिए यूटिलिटी एनालिसिस देखा। यूटिलिटी में हमने मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, देन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, देन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, उसके बाद कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, एनआरटी और एमयू की रिलेशनशिप वगैरह ये सब देखा हमने। आते शनिवार को कमिंग सैटरडे दैट इज 5th of February आपके पहले और दूसरे चैप्टर की टेस्ट है इको की। ठीक है ना, सो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ठीक है, दोनों को मिलाकर आपकी टेस्ट होंगी। ओके, अब देखिए आज एक नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। वो चैप्टर का नाम है देखिए डिमांड। इट इज ऑल्सो एन important chapter, one of the important chapter from your syllabus। एक important chapter है आपके syllabus का, 8 मार्क ये चैप्टर और इसके बाद का चैप्टर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब में ज्यादा मार्क वाले चैप्टर्स है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द थर्ड चैप्टर दैट इज डिमांड एनालिसिस या डिमांड बोला हुआ है। देखिए यूजुअली पूरा ध्यान मेरे तरफ, डिमांड बोले तो हमारे को क्या लगता है कि कोई भी चीज हमारे को चाहिए बोले तो हम उसको बोलते हैं डिमांड। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड बोले तो उतना ही नहीं है। डिमांड कोई चीज चाहिए लगना, इसको यूजुअली हम क्या बोलेंगे जी, डिमांड नहीं बोलते, हम उसको एक विश बोलेंगे या डिझायर बोलेंगे। काहीतरी हवंसं वाटणं है ना, याला आपण काय म्हणू, डिझायर म्हणू या विश बोलेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है कि भाई iPhone 13 होना चाहिए मेरे पास, विश है। अरे को यहाँ पे भाई बैठे वाले हर एक को लगता होगा कि भाई वो सैमसंग का फोल्ड इतना बड़ा जो फोन होता है वो मेरे पास होना चाहिए। इट इज ओनली द, ध्यान दीजिए, इट इज ओनली द विश और डिजायर। उसको हम डिमांड कब बोलेंगे इकोनॉमिक्स में, उसको डिमांड कब बोलेंगे जब वो चीज जो आप चाहते हो, चीज लेने की आपकी इच्छा है या डिजायर है, वो जितने उसको लगने वाले पैसे, उतने पहले तो पैसे आपकी देने की कैपेसिटी होना चाहिए, और सेकंड उतने पैसे की देने की कैपेसिटी होने के बाद वो पैसे देने का विलिंगनेस भी होना चाहिए। बोले तो क्या, देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। वैसे सपोज बोला मैंने कि कोई एक बेगर है, भिखारी है ना, वो कोई, मैंने बोला कि कोई शोरूम के बाहर खड़ा है, ठीक है ना, गोदावरी है ना अपना बेकरी, उसके बाहर खड़ा है, वहां पर लोग खा रहे हैं, वो उनके तरफ देख रहा है। ठीक है, अब उसकी भी खाने की बहुत इच्छा है, डिजायर तो है, बट उसकी वो डिमांड होंगी क्या जी, नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसको लगने वाले पैसे या देने, उसको लगने वाली मनी या देने की उसकी कैपेसिटी है क्या जी, नहीं है। तो इट इज मेयर विश। ठीक है, बोल तो डिमांड में मेयर विश होकर नहीं जमेगा, विश के साथ क्या होना चाहिए जी, कैपेसिटी टू पे होना चाहिए, या उतने पैसे खर्चा करने की आपकी क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या बोला हुआ है देखिए, विलिंगनेस टू स्पेंड। अब विलिंगनेस टू स्पेंड बोले तो क्या, मैंने बोला कि iPhone 13 है, करीबन 1,20,000 रुपए का या 1,10,000 रुपए का फोन है। ठीक है, मेरी विश भी है या मेरी डिजायर भी है वो फोन लेने की, मेरी कैपेसिटी भी है 1,10,000 रुपए देने की, बट मेरा विलिंगनेस नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि यार साल भर में अपन मोबाइल बदलते, अननेसेसरी 1,10,000 रुपए का को इन्वेस्ट करना, और वो भी डिप्रिसिएबल असेट है, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली थोड़ी है, कम होने वाली है। तो अपना कुल कैलकुलेशन क्या बोलता भाई, 20-25,000 30,000 रुपए का मोबाइल ले लो, बस हो गया, अगले साल बदले तो भी गम नहीं। बोले तो मेरी विश भी है, मेरी एबिलिटी भी टू पे भी है, बट मेरा विलिंगनेस टू स्पेंड है क्या जी, नहीं है। तो भी वो डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होंगी क्या, नहीं। तो देखिए डिमांड किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे डिमांड इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड। म्हणजे पैसे खर्च करण्याची पहिले तर इच्छा असायला पाहिजे, दुसरा
पैशाचं पाठबळ असायला पाहिजे, उतना पैसा खर्च करने की आपकी कॅपॅसिटी होना चाहिए. आणि तिसरं महत्वाचं म्हणजे तेवढी पैसे खर्च करण्याची तैयारी. उतने पैसा खर्चा करने की आपकी क्या होना चाहिए जी, तैयारी होना चाहिए, आपका विलिंगनेस होना चाहिए. इसको ही हम क्या बोलेंगे जी, डिमांड बोलेंगे. देखिए ये चैप्टर में अपने को डिमांड बोले तो क्या हमारे को पढ़ना है, देन टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ना है, ठीक है. उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ना है. देन हमारे को पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, ये हमारे को पढ़ना है. तो चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड ये चैप्टर में अपने को पढ़ना है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस. सो देखिए आपके सामने ऊपर जो जो क्वेश्चन हम ये चैप्टर में लर्न करने वाले वो दिए हुए, कौन से एग्जाम्स में आए हुए वो भी आपको दिए हुए. देखिए नीचे क्या बोला हुआ है आपके पास, ordinarily the term want, desire and demand are used interchangeably, but in economics all these three terms you have different meanings. Suppose you desire to have a color TV but you do not have enough money, then this desire will remain just a wishful thinking from the point of view of economics and will not be called demand. And if in spite of having sufficient money you do not want to spend it on color TV, then this desire will be called want and not demand. This desire will be termed demand only when you are ready to spend the necessary money to realize your demand. ठीक है, मैंने जैसा भी बोला कि आपको सिर्फ विश होकर या डिजायर होकर नहीं जमेगा, साथ ही साथ एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना जरूरी है. ठीक है, अब देखिए नीचे क्या बोला हुआ है, सिर्फ कोई चीज होना ऐसा लगना बोले तो डिमांड नहीं होती है. ठीक है ना. वो देखिए एक बंदा सोच रहा है कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज है होना है, यहाँ पे बैठे हर एक जन सोच सकता है कि मर्सिडीज बेंज होना, ठीक है ना. बट वो कब होंगे जी कंप्लीट, जब उतने पैसे होंगे. उतने पैसे होकर भी नहीं जमेगा. उतने पैसे खर्चे करने की आपकी क्या होना चाहिए जी, तैयारी भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए, तो उसको ही डिमांड बोलेंगे. नाउ लेट अस सी. Thus, in economics, the term demand refers to the quantity of a commodity or service that consumers are desire, willing to purchase, able to purchase at various prices during a period. उसको ही हम क्या बोलेंगे जी, डिमांड बोलेंगे. क्लियर है क्या? ठीक है. अब नीचे देखिए डिमांड की डिफाइन और एक्सप्लेन कंसेप्ट में डिमांड पूछा गया था. अक्टूबर 2010 में कंसेप्ट पूछा गया था, डिमांड की डेफिनेशन क्या बोला देखिए नोट्स में देखते चलिए. डिमांड रेफर्स टू अ डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. अंडरलाइन कीजिए, डिमांड रेफर्स टू डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे. डिमांड रेफर्स टू डिजायर बैक्ड बाय and ability to pay and willingness to spend. इसको अपन डिमांड बोलेंगे. आगे, it is that quantity of a commodity which a person is ready to buy at a particular price during a specific period of time. ये भी एक डेफिनेशन है, अंडरलाइन कीजिए. एग्जाम में पूछा व्हाट इज डिमांड, तो ये दो डेफिनेशन अपने लिखने जरूरी है. It is that quantity which a person is ready to buy at specific price during particular time. ठीक है, ये वो क्वांटिटी आहे किंवा ही तीन संख्या आहे जो एखादा व्यक्ती, एखादा ग्राहक एखाद्या विशिष्ट किमतीला विशिष्ट वेळी खरेदी करायला तयार आहे. ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज ₹39 per kg, द डिमांड फॉर इट इज 6 kg per week. ठीक है, बोले तो आप अगर देखेंगे तो डिमांड हम कहीं में बता रहे हैं. देखिए पहले हम प्राइस बता रहे हैं, सेकंड हम टाइम बता रहे हैं, और तीसरी हम क्वांटिटी बता रहे हैं. क्या क्या बताया, प्राइस बताया, टाइम बताया, क्वांटिटी बताया. बोले तो डिमांड रिलेटिव कंसेप्ट हो गया. जो टाइम और प्लेस गए बात पढ़े थे क्या अपन ने, याद आ रहा है क्या? बोलकर डिमांड कौन सा कंसेप्ट बन जाता है जी, रिलेटिव कंसेप्ट, बिकॉज डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्राइस एंड क्वांटिटी. ठीक है, आगे क्या बोला देखिए, द रेफरेंस ऑफ प्राइस एंड टाइम इज एसेंशियल फॉर द डिमांड as it differs
with price and time. अंडरलाइन कीजिए, thus अंडरलाइन कीजिए, the reference of price and demand is price and time is essential for demand. आगे लिखिए, so demand is called as, demand is a relative concept. So demand is a relative concept. क्लियर है क्या जी? सो डिमांड कौन सा कंसेप्ट है जी? रिलेटिव कंसेप्ट है. क्यों रिलेटिव कंसेप्ट है? क्योंकि इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम. ठीक है. नाउ नीचे क्या बोला देखिए, दस डिमांड मीन्स डिमांड इक्वल टू डिजायर टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड. आ गया क्या? समझ में आ गया? क्लियर है? तो डिमांड के दो डेफिनेशन है. पहला, इट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. It is that quantity which a buyer is ready to buy at a particular price during a specific time. ये दो डेफिनेशन है. ओके. नाउ नीचे बोला देखिए, अब आपके पास डिमांड शेड्यूल. अब देखिए डिमांड शेड्यूल बोले तो क्या, पूरा ध्यान मेरे तरफ. जब हम डिफरेंट प्राइसेस को कंज्यूमर्स कैसी डिमांड कर रहे हैं उसको एक टेबल के थ्रू बताएंगे, एक शेड्यूल के थ्रू बताएंगे. तो दैट शेड्यूल इज नोन एज द डिमांड शेड्यूल. क्या बोला मैंने? जब हम डिफरेंट प्राइसेस को कंज्यूमर गुड्स की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है एक शेड्यूल निकाल कर बताएंगे, तो दैट शेड्यूल इज नोन एज डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट टाइप इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड टाइप इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोले तो क्या, एक कंज्यूमर की डिमांड, अलग अलग प्राइसेस को एक कंज्यूमर की डिमांड की जब हम बात करेंगे तो इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. है ना? मैंने बोला कि 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, 15, 16 रुपए, 18 रुपए, ऐसे 2-2 रुपए से प्राइस बढ़ते गई. वैसे कस्टमर की डिमांड पर कैसा असर हुआ या क्या क्या कितनी क्वांटिटी की डिमांड की उसने डिफरेंट प्राइसेस को, इसको जब हम एक शेड्यूल से बताएंगे तो दैट शेड्यूल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. और जब हम अलग अलग कस्टमर्स का बताएंगे और उसकी टोटल करेंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल. ठीक है. देखिए क्या बोला डिमांड शेड्यूल. पहले डेफिनेशन, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and quantity demanded of a particular commodity. है ना? It is a functional relationship. Functional relationship बोले तो क्या, प्राइस में चेंजेस हुए और उसके वजह से डिमांड में कैसे चेंजेस हुए. ठीक है. ये काउंट करना बोल तो कौन सी रिलेशनशिप है जी? फंक्शनल रिलेशनशिप है. बोलकर बोला जाता है डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. क्या बोला जाता है? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. क्योंकि प्राइस में चेंजेस हुए की डिमांड में क्या होते हैं जी? चेंजेस होते हैं. आया ना? बरोबर आहे. वस्तू बाजारात महाग झाली तर आपण कमी खरेदी करतो आणि स्वस्त झाली तर, बरोबर है, सस्ती हुई तो ज्यादा खरीदते हैं और कम हुई तो क्या करते हैं जी, सॉरी, ज्यादा हुई तो कम खरीदते हैं और कम हुई तो क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं. इसका मतलब डिमांड प्राइस के वजह से ही चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. ठीक है. आगे क्या बोला देखिए, अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड is called demand schedule. Underline कीजिए, the table relating to price and quantity demanded is called demand schedule. There are two types of demand schedule, individual demand schedule and market demand schedule. पहले individual demand schedule देखते हैं. क्या बोला देखिए, individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. क्या बोला, फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए पूरा. Individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer. एक कंज्यूमर की डिमांड जब देखेंगे हम अलग अलग प्राइसेस को और उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे. आगे
Individual demand schedule is a tabular representation of a commodity demanded or purchased at different possible prices by an individual consumer in the market during a given period of time. ठीक है ना, अलग अलग प्राइसेस को एक कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है उसकी जब हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिए वाला है, एक बंदा दिए वाला है जिसका नाम क्या है जी, अमर है। अब आप अगर देखेंगे तो 10, 12, 14, 16, 18 प्राइस 2-2 रुपए से बढ़ते गई। डिमांड कैसी होती गई, 6 किलो, 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो और 2 किलो। तो क्या समझ में आ रहा है, बस देखिए बोला और शेड्यूल से बताइए बोला मेरे को क्या हो रहा है। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड और प्राइस कम हो रही है तो डिमांड। देखिए ना, नीचे से ऊपर जाइए, 18 का 16 हुआ तो 2 का 3 किलो हो गया, 16 का 14 हो गया तो 3 का 4 किलो हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो रही है और प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ रही है। बोल तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप है क्या। देखो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो पहला बढ़ रहा है, आया ना। ठीक है, चलिए नाउ नीचे बोला देखिए अब मार्केट डिमांड शेड्यूल। Market demand is the total demand for a commodity of all the consumers at a given price during a given period of time. मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है, ध्यान दीजिए, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो एक ही प्राइस को सब अलग अलग क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। तो अलग अलग प्राइसेस को अलग अलग कितने क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं सभी कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स के डिमांड की अगर टोटल करेंगे, हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे तो जो डिमांड मिलेगी दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, क्या बोला देखिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड और परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑब्टेन बाय, अंडरलाइन कीजिए, horizontal summation of demand of all individuals at various price। इसमें पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा समेशन है, हॉरिजॉन्टल समेशन है। ठीक है, अब देखिए 3 जनों दिए, अमर, अकबर, एंथोनी। ठीक है ना, देखिए इसमें अब अमर का अभी तक अपन ने देखे थे क्या, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब हमने ये 2 जोड़ दिए, दिख रहे क्या जी आपको। अब ये तीनों की टोटल कर ली हमने दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। इस तरीके से हमने क्या लाया है, देखिए डिमांड शेड्यूल आया है क्या, ये देखिए। इसको देखकर भी क्या समझ में आ रहा है बताइए, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है, देखिए प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड और प्राइस कम हो रही है तो डिमांड। समझ में आ गया क्या, इज इट ओके विथ यू। एग्जाम में आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल इनके बीच में का डिफरेंस पूछा जाता है। लिखिए वहां साइड में नोट्स में जगह है ना, ऐसा साइड में ऐसा आड़ा लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो दोनों के बीच में ही लिखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर है, सभी को क्लियर है। नाउ लेट अस सी, अब देखिए नीचे बोला है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड। एग्जाम में लिखिए ए शॉर्ट नोट्स,
ए बोले तो क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाठ करना है, कुछ भी हो गया तो याद करना, ठीक है। चलिए इसका मेमोनिक क्या है, देखिए जस्ट फॉर CID है ना, जे फॉर ज्वाइंट डिमांड। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ, बाद में पढ़ते हैं। ज्वाइंट डिमांड बोले तो क्या होता है, जब दो गुड्स एक साथ डिमांड की जाती है, दो गुड्स की, तो वो डिमांड को कौन सी डिमांड बोलेंगे, ज्वाइंट डिमांड। अब ऐसी कौन सी, मोबाइल एंड सिम कार्ड, मोबाइल लिए तो सिम कार्ड है, ब्रेड एंड बटर, शू एंड सॉक्स, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, पेन एंड इंक, ये सब ज्वाइंट डिमांड है। याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड ज्वाइंट डिमांड होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल तो जब दो गुड्स एक साथ यूज करने हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे गुड्स की डिमांड को कौन सी डिमांड बोलेंगे जी, हम ज्वाइंट डिमांड बोलेंगे। क्या बोला देखिए, when two or more goods are demanded jointly to satisfy a single need, it is known as a joint demand। अंडरलाइन कीजिए, एक सिंगल वांट कंप्लीट करने के लिए जब दो चीजें एक साथ मांगी जाएंगी उसको ज्वाइंट डिमांड बोलेंगे। शू लिए, सॉक्स लेने ही पड़ेंगे, विदाउट सॉक्स शूज डालना मैनरलेस बिहेवियर होता है, कभी भी नहीं डालना चाहिए। और सॉक्स रोज के रोज धोना चाहिए, 4-4 दिन सॉक्स डाल के मत घूमते जाओ, बहुत गंदा स्मेल करते है ना। हाँ, उसके बाद चलिए, हाँ उसके बाद जो भी ध्रुव लिया तू सुंगायलाच गेला होता का, तो तिला हाँ चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिए, शू एंड सॉक्स हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, पेन एंड इंक हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया, ये सब ज्वाइंट डिमांड्स है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोला, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज ज्वाइंट डिमांड। अंडरलाइन कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को और ज्वाइंट डिमांड को अंडरलाइन कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। देशमुख भाई क्लास रेग्युलर करा, 11वी झालं ते झालं, 12वी घरची एग्जाम नहीं है, बोर्डची एग्जाम है, हो गया, क्लियर है। एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, ठीक है। अब सेकंड बोला देखिए कंपोजिट डिमांड, पूरा ध्यान मेरे तरफ। देखिए जब एक ही चीज आपके मल्टीपल वांट सेटिस्फाई करता है, ऐसी चीज की डिमांड को कौन सी डिमांड बोला जाएगा, कंपोजिट डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपोजिट डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी का देखिए, आप अगर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फैन में तो हवा क्रिएट कर रहे हैं, एयर क्रिएट कर रही है, ट्यूब में तो लाइट क्रिएट कर रही है, ट्रेन के वहां पर ट्रेन को चलाने के लिए काम में आ रही है ना। आप अगर देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट चलाने के काम में आ रही है, इंडस्ट्री में टर्बाइंस चलाने के लिए काम में आ रही है, यहाँ पे प्रोजेक्टर चलाने के लिए काम में आ रही है। बोल तो चीज एक है, घर में अगर है तो वॉशिंग मशीन में तो वॉशिंग मशीन चला रही है, मिक्सर में तो मिक्सर चला रही है, फ्रिज में तो कूलिंग के लिए काम कर रही है, अगर हीटर में तो पानी गर्म करने के लिए काम में आ रही है। बोल तो चीज एक ही है, बट वांट अलग अलग सेटिस्फाई हो रहे। ऐसे डिमांड, ऐसी चीज के डिमांड को कंपोजिट डिमांड बोलेंगे। वाटर की डिमांड भी कंपोजिट डिमांड है, ठीक है। सो क्या बोला देखिए, व्हेन कमोडिटी इज डिमांडेड टू सेटिस्फाई सेवरल वांट्स एट अ टाइम, इट इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट बोला देखिए अब कॉम्पिटेटिव डिमांड, पूरा ध्यान मेरे तरफ। कॉम्पिटेटिव डिमांड किसको बोलेंगे, जब दो गुड्स एक दूसरे के खिलाफ डिमांड किए जा सकते हैं। बोले तो क्या सर, एक गुड्स की प्राइस बढ़ गई तो हम दूसरे की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसी डिमांड को हम कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलेंगे। अगर रिन की प्राइस बढ़ गई, रिन पाउडर की प्राइस बढ़ गई तो हम टाइड परचेज कर लेते, वो व्हाइट पट्टी आती चौक पे बहन की, तो हम वो परचेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो अगर थम्स अप महंगा हो रहा है तो पेप्सी परचेज कर लेंगे, ठीक है। सो एक चीज महंगी हो गई, हम उसकी कॉम्पिटिटिव गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे, तो इसको बोलेंगे कॉम्पिटेटिव डिमांड, ओके। अगर टी महंगी हो गई तो कॉफी की डिमांड, ठीक है। शुगर महंगी हो गई तो जैगरी की डिमांड,
ठीक है, देखिए क्या बोला, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी कम्पीट्स विथ इट्स सब्स्टिट्यूट इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, बटर एंड जैम, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद नीचे बोला देखिए इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड। अब इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव्ड डिमांड किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान मेरे तरफ। हम आप अगर देखेंगे, पेन दो, पेन दो कोई भी, हाँ एक मिनट, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, पेन की डिमांड, इसकी डिमांड है, बोलकर ये बनाने वाले मशीन की डिमांड है या नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिए। ये पेन की डिमांड है, बोलकर ये बनाने वाले मशीन की डिमांड है। अनाज की डिमांड है, फूड ग्रेन की डिमांड है, बोलकर लैंड की डिमांड है, लेबर की डिमांड है, बराबर है कि नहीं? जो फार्मिंग के लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स है, ट्रैक्टर होगा, जो भी होगा, उसकी डिमांड है। अगर फूड ग्रेन की डिमांड नहीं है तो वो चीजों की डिमांड होंगी क्या जी? नहीं होंगी। बोलने का मतलब क्या है, देखिए डिराइव्ड डिमांड बोले तो क्या, हम जो वांट है हमारी, वो सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ चीजें लेते हैं, वो चीजों के डिमांड पर जिसकी डिमांड टिकी हुई है या डिपेंडिंग है, उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। इसकी डिमांड डायरेक्ट है, बट इसके मशीन की डिमांड, इसकी डिमांड है तो उसकी है ना, तो इसके डिमांड पे वो डिपेंडिंग है, बोलकर उसको कौन सी डिमांड बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट डिमांड। और याद रखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कभी भी इनडायरेक्ट डिमांड होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चार है। इसकी डिमांड कौन सी डिमांड है? इनडायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, हम डायरेक्ट फर्टिलाइजर की डिमांड करते क्या? नहीं, हम फूड ग्रेन की डिमांड करते, बोलकर फर्टिलाइजर की डिमांड है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर की डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड हो गई, डिराइव डिमांड हो गई। ठीक है, सो क्या बोला देखिए, डिराइव डिमांड इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डिमांड when a commodity or a service is demanded indirectly, that is to produce consumer goods, it is known as indirect demand. In other words, when demand for a commodity give rise to demand for another commodity, then it is said to be derived demand. For example, the demand for factors of production is an indirect demand. ये factors of production को लिख लो, कौन से factor of production है, लिखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड या ऑर्गेनाइजेशन। These are the four factors of production. हो गया। जस्ट कॉल्ड सीआईडी का जे बोले तो ज्वाइंट डिमांड, बराबर है। सी बोले तो कंपोजिट डिमांड, फिर सी बोले तो कॉम्पिटिटिव डिमांड, और आई बोले तो इनडायरेक्ट डिमांड। अब लास्ट है देखो डायरेक्ट डिमांड। बहुत सिंपल है, हम ऐसे चीजों की डिमांड करते हैं जो हमारी कोई वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वो डिमांड को हम डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। अब ऐसा कौन सी चीज है? क्लॉथ, डायरेक्ट डिमांड सेटिस्फाई हो रही है, बराबर है, तो क्लॉथ की डिमांड। फूड ग्रेन की डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, अपनी एक वांट है, भूख लगी है, वो सेटिस्फाई करना है, तो डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, क्या बोला हुआ है देखिए, व्हेन अ कमोडिटी और सर्विस इज डिमांडेड टू सेटिस्फाई वांट्स, ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, इट इज नोन एज डायरेक्ट और कन्वेंशनल डिमांड। अंडरलाइन कीजिए इसको, डायरेक्ट या कन्वेंशनल डिमांड भी बोला जाता है। आगे कंज्यूमर गुड्स है, आओ डायरेक्ट डिमांड, अंडरलाइन कीजिए, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर क्लॉथ, food, soft drinks, etc. have direct satisfaction to consumer, and hence they have direct demand. क्लियर हो गया? क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए। सो एग्जाम में इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी। हमने डिमांड की डेफिनेशन में बोला इट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय
एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन बोली, इट इज दैट क्वांटिटी विच अ बायर इज रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। ठीक है। थर्ड हमने बोला, उसके बाद हमने बोला डिमांड शेड्यूल। ठीक है ना, ये हम जब इनके फंक्शनल रिलेशनशिप, प्राइस एंड डिमांड की फंक्शनल रिलेशनशिप अब जब हम शेड्यूल से बताएंगे, दैट शेड्यूल इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। There are two types of demand schedule: individual demand schedule, market demand schedule. Individual demand schedule is a tabular representation of demand of an individual customer, whereas market demand schedule is the horizontal summation of demand of all consumers in a market at different price. ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ डिमांड, मेमोनिक था जस्ट कॉल CID, J for C for I for and D for। समझ में आ गया क्या? नाउ लेट अस सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। लिखिए ए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर से। साइड में जगह होगा तो आड़ा ऐसा क्वेश्चन लिखिए, एग्री और डिसएग्री विथ रीजन, एग्री और डिसएग्री विथ रीजन। एग्री और डिसएग्री विथ रीजन। लिखिए प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। Price is the only determinant of demand. Price is the only determinant of demand. एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ। अब अपने को ये समझ कर लेना पड़ेगा व्हाट मीन बाय डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बोले तो क्या, पहले वो समझ कर लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट बोल तो जो डिटरमाइन कर रहा है, बोल तो डिसाइड कर रहा है डिमांड को। ठीक है। दीज आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स, या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड पर क्या कर सकते हैं जी, असर करते हैं, उनको ही बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ठीक है। चलिए देखिए मेमोनी के पोपटलाल की पेन है ना, पोपटलाल दिख रहे हैं अपने, है ना, बहुत ही हम इंस्पायर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। भिड़े आ गई है ना, पोपटलाल आ गए। ठीक है ना, आगे कोई नहीं आया है, यहाँ तक पीछे बस हो गया है ना। तो पोपटलाल आ गए, पोपटलाल जी की पेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला बोला अपने पास क्या हो गया, पहला बोला हुआ है प्राइस। अब देखिए डिमांड पर सबसे पहला असर करने वाला फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ द गुड्स। अभी ऊपर देखिए अपन ने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में प्राइस बढ़ी, डिमांड कम होती है, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ती है। ठीक है। सो द फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस। क्या बोला देखिए, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिमांड। कंज्यूमर प्रीफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस इज लो एंड वाइस वर्सा। जब प्राइस कम रहती तो वो ज्यादा परचेज करना चाहता है, और प्राइस बढ़ गई तो वो क्या करेगा जी, कम परचेज करेगा। ठीक है। सिंबॉलिकली प्राइस अप, डिमांड डाउन, प्राइस डाउन, डिमांड अप। क्लियर है क्या? एग्जाम में ऐसा लिखने का, समझ में आ रहा है क्या? कैसा लिखने का सर, समझ में नहीं आया तो जैसा दिया नोट्स में वैसा लिखने का, जैसा मैंने सिंबॉलिकली वगैरह बताया उस हिसाब से लिखना है। ठीक है। तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया, प्राइस। सेकंड बोला देखिए अब अदर फैक्टर्स। प्राइस, डिमांड पर प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स का भी असर होता है। जैसा आप अगर देखेंगे तो क्लाइमेट कंडीशंस, अभी ठंडी के दिन है, विंटर सीजन है, अभी स्वेटर काफी महंगे मिलते तो भी अपन परचेस करते हैं। जो नॉर्मली 200 रुपए का स्वेटर होना चाहिए, अभी वो 300, 350, 400 रुपए बिकता, तो भी अपन क्या करते हैं जी, लेते हैं, है ना। एक्चुअल क्या बोला,
एक्चुअल क्या बोला देखो, प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या होना चाहिए जी, कम होना चाहिए। बट यहाँ उल्टा हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो अभी 2 दिन से ठंडी बढ़ गई वापस, तो वो स्वेटर की दुकानों पे गर्दी वापस चालू हो गई। जो नॉर्मल 200 रुपए का स्वेटर था अभी 300 350, आप उन्हों गए, आप गए 500 बोलता, आप बार्गेन करके 300 रुपए में लेते। बोल तो प्राइस बढ़कर भी डिमांड कम हो रही है क्या, हो रही है क्या, नहीं हो रही है, डिमांड बढ़ ही रही है। बोल तो क्लाइमेट कंडीशन का असर है। अब थोड़ा आगे जाएंगे हम तो समर सीजन आएगा, और समर सीजन में वो स्वेटर 200 रुपए में आता, फिर भी हम जाके स्वेटर परचेस करते क्या, स्वेटर परचेस करने को गए तो आपने कहीं ऊपर से नीचे तक दिखता है, इसको कहीं को हना भी स्वेटर, अपन पूछ भी लेता हूँ कुछ ठंड थी का नहीं चलने का, बोलता हूँ सर कहीं ठंडी जगह जा रहे क्या, पूछते कि नहीं पूछते। बोले तो वो टाइम पे प्राइस कम होकर भी हम डिमांड बढ़ाते क्या, नहीं। बोल तो डिमांड पर क्लाइमेट कंडीशन का भी असर है, ठीक है। सेकंड क्या बोला देखिए, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले वो बटन के हैंडसेट आते थे, एक ही गेम रहता था वो स्नेक का, खाते रहता था, बड़ा होते रहता था, देखो ठीक है। वो मोबाइल फोन जब कोई दूसरे फोन नहीं थे तो वो मोबाइल फोन 10-10 हजार में बिकते थे। 10,000 रुपए में आता था। मैंने 3310 नाम का नोकिया का हैंडसेट आता था, ब्लू कलर का, तुम जन्मे भी नहीं थे तब वो हैंडसेट आया था। ऐसा ऐसा करो मत, तुम देखे भी नहीं वो, है ना। तो वो 3310 नाम का हैंडसेट आता था। वो हैंडसेट अगर किसको फेंक के मारे तो उसका सर फुटना, बट वो हैंडसेट को कुछ नहीं होना, इतना स्टर्डी हैंडसेट। मैंने वो 8,500 रुपए में वो हैंडसेट लिया है, मेरे को याद है। आज वो हैंडसेट वैसा, उतना स्टडी नहीं, वैसा हैंडसेट 1,500 रुपए में, तो भी अपन लेते क्या, अपन स्मार्टफोन लेते। चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ या नहीं हुआ। अपन क्या करते हैं जी, टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि प्राइस बढ़कर भी हम क्या करते हैं जी, डिमांड बढ़ाते हैं। बोल तो टेक्नोलॉजी का असर है या नहीं है, देखिए ठीक है। थर्ड क्या बोला देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसीज में चेंजेस हुए, ठीक है, तो भी डिमांड पर असर होता है, ऐसा बोला गया है। और लास्ट में बोला देखिए, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अभी होली आएगा, अभी कलर को कोई पूछता नहीं, अभी सस्ता भी रहा तो अपन कलर लेते क्या, नहीं। बट होली के 2-4 दिन पहले वो कलर महंगा हो जाता, फिर भी अपन परचेस करते या नहीं करते। देखो दिवाली में कपड़े महंगे हो जाते, पटाखे महंगे हो जाते हैं, फिर भी हम लेते हैं। फायरवर्क्स, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि डिमांड पर प्राइस के अलावा क्लाइमेट कंडीशंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का भी क्या होता है जी, असर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखिए, अब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूरा ध्यान मेरे तरफ देखिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स बोले तो क्या, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के बदले दूसरा, एकाच्या जागी दूसरा, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, ठीक है ना। क्रिकेट में बोलते देखो, एक आधा प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसको सब्स्टिट्यूट भेजो, बोलते नहीं क्या, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक चीज महंगी हो गई तो हम दूसरी चीज परचेस करते हैं, होता है नहीं होता। रिन महंगा हो गया तो हम टाइट परचेस करते हैं, थम्स अप महंगा हो गया तो हम स्प्राइट परचेस करते हैं। इसको अपन, इसका मतलब क्या है, एक की प्राइस दूसरे के डिमांड पर असर कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए भला, अगर रिन महंगा हो गया तो उसकी डिमांड कम हो जाती, बट टाइट सस्ता है बोल के लोग टाइट ले लेते। हालांकि टाइट के प्राइस में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, नहीं। देखिए मैं समझा कर देता हूं। When two goods are used against each other, such goods are known as substitute goods. अंडरलाइन कीजिए, when two goods are used against each other, it is known as substitute goods, ठीक है। If a substitute good is available at lower price, then people will demand cheaper substitute than costlier one. जो कॉस्टली है उसके जगह अपन क्या लेंगे जी, जो सस्ता है वो लेंगे, ठीक है।
For example, if the price of Rin powder rises, then the demand for Tide powder will rise. देखिए यहाँ पर एक मैंने टेबल दिया है आपको, ध्यान दीजिए, एक्चुअल आपके बोर्ड बुक में नहीं दिया है, बट समझने के लिए मैंने और अच्छे तरीके से दिया है, और मैं चाहूंगा कि एग्जाम में आप भी ऐसा ही लिखो। क्या बोला, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस एंड डिमांड फॉर रिन, प्राइस बढ़ी तो रिन की डिमांड कम हो गई। इधर देखिए प्राइस एंड डिमांड ऑफ टाइड, टाइड के प्राइस में कोई चेंजेस है क्या, नहीं है, उतने की उतनी प्राइस है, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर पहले ऋण ले रहा था, अब वो नेचुरली किसके तरफ मूवमेंट करेगा जी, टाइड के तरफ मूवमेंट करेगा, है या ना? ठीक है। अब जब वापस ऋण ने अपने प्राइस कम कर लिया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो जो टाइड के पास कस्टमर गया था वो वापस किसके पास आ जाएगा जी, ऋण के पास। अब देखिए इसके मैं ग्राफ निकाल रहा हूं, पहले देख लीजिए फिर आप निकालेंगे, समझ कर लीजिए फिर आप निकालेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, सुकून से बैठकर देखना है। हा, इकडं काय हालचाल करायची नाही, इकडं पाहिजे, म्हणूनच म्हणलो मी इकडं पाहिजे। ठीक है, हमने बोला ये x 0 y, दिस इज प्राइस ऑफ ऋण, this is demand for टाइड। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, देखिए हमने बोला जब इसकी प्राइस थी, एक एग्जांपल लेते, इसकी जब प्राइस थी 100 रुपए, 100 रुपीज प्राइस थी, तब इसकी डिमांड थी 500 kg की। ठीक है, अब इसकी प्राइस बढ़ गई, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती। देखिए इसकी प्राइस बढ़ गई, इसकी प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड बढ़ गई। मैंने बोला इसकी प्राइस बढ़कर हो गई 120 रुपए। ठीक है, इसकी डिमांड बढ़कर हो गई 800 kg। हुआ कि नहीं हुआ? देखो ऋण की प्राइस बढ़ गई, बराबर है ना, तो इसकी डिमांड बढ़ गई, और अगर उसकी प्राइस कम हो गई, इसको अगर मैंने वापस लिया, इसकी प्राइस वापस कम हो गई, सपोज मैंने बोला इसकी प्राइस वापस 120 पर आ गई, 120 पे से 100 पे आ गई, तो इसकी डिमांड घटकर 800 पे से कितने पे आ जाएंगी जी, 500 पे आएंगी। क्या आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके विथ यू? समझ में आ गया क्या? yes. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अपने को प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरी की डिमांड बढ़ रही। अपोजिट गुड्स है, अपोजिट गुड्स है या नहीं है? देखो मैंने इधर क्या लिखा है, देखो प्राइस ऑफ ऋण लिखा है, और यहां क्या लिखा है, मैंने डिमांड ऑफ ऋण नहीं लिखा है, मैंने डिमांड ऑफ टाइड लिखा है। तो ऋण की प्राइस बढ़ी तो टाइड की डिमांड बढ़ गई,
अनरिन की प्राइस कम हो गई तो टाइड की डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। टाइड के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है क्या, देखो कोई भी चेंजेस नहीं है, बट फिर भी उसकी डिमांड कम ज्यादा हो रही, किसके वजह से, रिन के वजह से उसकी कीमत कम ज्यादा हो रही है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है निकाल लीजिए। वो कहाँ गए रे आयुष, वो ज्वेलिया नहीं कर, समझ में आ गया। लो अगला, चलिए अब देखते हैं, देखिए प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हो गया क्या रे, हो गया क्या, हाँ चलिए। पोपट मेकअप, पी हो गया प्राइस, ओ हो गया अदर फैक्टर्स, पी फर्स्ट हो गया प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पी सेकंड है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल तो क्या, जब दो गुड्स एक साथ यूज करने होते हैं, जिसकी डिमांड, एक की डिमांड दूसरे पे डिपेंडिंग होती है, बराबर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेन एंड इंक बेस्ट एग्जांपल है, मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड एग्जांपल है, कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स एग्जांपल है, ठीक है ना। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 5 मिनट थांबा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज that are bought and consumed or consumed together or simultaneously, underline कीजिए, which are bought together or consumed together or simultaneously. Example, tea and sugar, automobile and petrol, pen and ink, etc. ये सब उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको अपन ने ज्वाइंट डिमांड भी बोले थे, अभी याद होगा तो आपको। आगे, the increase in the demand for one causes an increase in demand for other। इसमें क्या है, एक की डिमांड बढ़ी कि दूसरे की डिमांड क्या हो जाएंगे जी, बढ़ जाएंगे। आगे, when two commodities are complements,
A fall in the price of one, other thing being equal, will cause the demand for other to rise. For example, a fall in the price of pen would lead to rise in the demand of ink, है ना? कैसा? देखो ये टेबल पे देखो, पेन की प्राइस बढ़ गई कि पेन की डिमांड क्या हो जाएंगी जी? कम हो जाएगी। पेन की डिमांड कम हो गई, इंक के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो इंक की डिमांड क्या होंगी? बोलो बोलो, कम होंगी, क्योंकि पेन के साथ ही इंक लगेंगे ना। पेन नाही आहे तर शाईना कसं लिहिणार सर? असं बोट बुडवून थोडी लिहिता येते, त्याला तो पेन लागणारच आहे। तो पेन महंगी हो गई तो पेन की डिमांड कम हो गई, पेन की डिमांड कम हो गई बोलता ऑटोमेटिक इंक की डिमांड कम हो जाती, और पेन सस्ती हो गई तो पेन की डिमांड बढ़ी, साइमल्टेनियसली किसकी डिमांड बढ़ जाती है जी? इंक की डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर इसकी ग्राफ निकालना है, निकालते चलिए मेरे साथ। मैंने बोला प्राइस ऑफ पेन, ये डिमांड ऑफ इंक, ये एक्स वाई 0, मैंने बोला जब पेन की प्राइस 15 रुपए थी तो इंक की डिमांड 100 लीटर थी, ठीक है। अब पेन की प्राइस बढ़कर हो गई या पेन की प्राइस कम हो गई, करते हैं पेन की प्राइस कम होकर हो गई 10 रुपए, तो इंक की डिमांड बढ़कर हो गई 150। तो आप अगर देखेंगे कल से सीए फाउंडेशन वालों का क्लास 9 बजे चालू होगा, कल से 9 से 11, अगले हफ्ते में 8 से 12। मॉड्यूल लेके आ गए क्या सब लोग? कल इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए बाकी का देखते हैं कल।